भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी भाई जुड़ेंगे सबका स्वागत है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के एक अनुरोध है कि थोड़ा ज़्यादा देर तक सुनिएगा, क्योंकि आप तो मैसेंजर में सवाल लिख देते हैं कि भैया ये जानकारी चाहिए, ये जानकारी चाहिए, और मेरे लिए उस जानकारी को जमा करने में वक्त लगता है। और ये भारत सरकार के द्वारा जो बिल आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका मैंने कोशिश करा है कि आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूं ताकि आप इससे अवगत हो। और ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि आने वाले भविष्य में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे होने वाली है, उसको लेके जानकारी है। तो प्लीज़ जुड़िएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अब डायरेक्ट चलते हैं। शिक्षा एक ऐसा बात है, शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है, शिक्षा एक ऐसा व्यवस्था है जिससे हर एक व्यक्ति के जीवन को आप या तो सही कर सकते हैं या तो उसके जीवन को गारत में मिला सकते हैं। समस्या ऐसा है कि आप किसी को एक दिन खाना खिला सकते हैं, 2 दिन खाना खिला सकते हैं, 10 दिन खाना खिला सकते हैं, उसको 10 दिन कपड़ा दे सकते हैं, लेकिन आप उसको हर रोज खाना नहीं खिला सकते हैं। उसका एकमात्र तरीका है उसको मजबूत, उसको सबल, उसको संपन्न बनाने का, वो है शिक्षा। आप उसको शिक्षित करिए, वो खुद ब खुद अपने जैसे 200 लोगों को और तैयार करेगा राष्ट्र निर्माण के लिए, उसके व्यक्तिगत जीवन का निर्माण कराएगा। तो शिक्षा बहुत और मूलभूत जरूरत है लोगों का। मैं अभी रांची से रिटर्निंग में मेरी वकील साहब सतीश भैया जी से भी बात हो रही थी कि हमारे भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो एक एडाप्टेड एजुकेशन पॉलिसी है। उन्होंने मेरे को सराहा भी था, उन्होंने मेरे को बताया भी था कि युवा जोश वाली बात कर रहे हो तुम। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एडाप्टेड एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट है। उसी को कहीं ना कहीं हम पॉलिश मार के पुचाड़ा करके उसको हम चलाने का काम कर रहे थे, जिसको 1986 में उस समय के देन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी की जब सरकार आई थी तो इसमें एक स्लाइट अमेंडमेंट, जिसको अमूलचूल परिवर्तन कहते हैं, वो की गई थी। लेकिन ये जो अभी जो नई शिक्षा नीति प्रपोज, जिसको मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस कमेटी को प्रपोज किया है, ये शिक्षा व्यवस्था अगर आप इन डीप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन जिसकी जरूरत थी, जिसकी बात मैं करता था और हमारे जैसे जो भी थोड़ा बहुत शिक्षा व्यवस्था को समझने वाले लोग थे वो करते थे, वो उनके लिए ये प्रसन्नता की बात है। और इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार और तहे दिल से धन्यवाद देंगे। अब चलते हैं ये शिक्षा व्यवस्था की जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो ड्राफ्ट की गई है, उसका क्या है हम समझते हैं। थोड़ा सा इसका जर्नी देखते हैं। 29 तारीख को कैबिनेट ने, यही 29 जुलाई को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। अब ये कोई नई बात नहीं है, या अचानक से ये पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर के नहीं आई है। 2014 के इलेक्शन का जो एजेंडा था, घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उस घोषणा पत्र में भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जिक्र थी कि हम, और उसका इस गवर्नमेंट ने अक्षरशः पालन भी किया है। 31 अक्टूबर 2015 को, अब अपने घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम किया। 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, ये शिक्षा की न्यू पॉलिसी बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। कमेटी ने क्या क्या किया, तो कमेटी ने 27 मई 2016 को अपना जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो परोसा। जिस पॉलिसी से लगता है गवर्नमेंट संतुष्ट ना हुई हो, या वो हर वर्ग को समान करने के लिए और एजुकेशन के स्मूथ पॉलिसी को कहीं ना कहीं वो जो कमेटी है वो बना नहीं पाई, इसके लिए फिर से 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी नंदन जी के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी जिसको दी गई। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्टेड एजुकेशन पॉलिसी, ये जो के कस्तूरी नंदन जी की टीम थी, उन्होंने HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सौंप दिया। कब सौंपा? 31 मई 2019 को। उसके बाद HRD मिनिस्ट्री ने इस पे ओपन सजेशंस एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो लगभग इसमें 2 लाख के आसपास जो गवर्नमेंट डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन, उसमें लिखा गया है कि अप्रोक्स 2 लाख पीपुल का उनके पास सुझाव गया। उसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने
नई शिक्षा पॉलिसी के ड्राफ्टेड बिल को मंजूरी दे दी। कब? 29 जुलाई 2020 को इन्होंने मंजूरी दे दी। अब इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा और जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके भी दिमाग में आएगा कि व्हाई दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहला, हमारा टाइम रिलेवेंट एजुकेशन, जो मैंने अपने आप से जवाब बनाया, टाइम रिलेवेंट एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। हमारे बच्चे जबरदस्ती के पुराने ट्रेडिशनल बनाए हुए एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। सेकेंडरी, समसामयिक एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। हम ब्रिटिश एडप्टेड एजुकेशन पॉलिसी, वो तो हमारे ऊपर थोप के चले गए उस एजुकेशन पॉलिसी को, जिसको हम थोड़ा थोड़ा पॉलिश करके कर रहे हैं। और इस एजुकेशन पॉलिसी समसामयिक नहीं है, जो कि अभी जो सर्वांगीण विकास और ऑन द यूनिवर्सल एजेंडा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पर एक हिंदुस्तानी बच्चों को लड़ाई लड़ने के लिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी की व्यवस्था थी वो है। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने दलील दिया है इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, वो ये है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देगी। सेकेंडरी है जो इनोवेटिव एजुकेशन और रिसर्च एजुकेशन को ये एजुकेशन पॉलिसी बढ़ावा देगी। और तीसरा जो है, ये जो भारत को, जो हमारे एजुकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया कि भारत को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता थी, जो इस एजुकेशन पॉलिसी ने लाया, पूरा करेगी। भैया, मैं इस एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ने के बाद बहुत संतुष्ट हूं, शायद आप भी संतुष्ट हो, इसलिए आप इसको पूरा पढ़िएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। अब ये जो है, अगर इस एजुकेशन पॉलिसी को जो बनाया गया है, अगर पूर्ण रूपेण धरातल पर ला लिया गया, तो ये पूरा भारतीय शिक्षा प्रणाली के ढांचे को कंप्लीट बदल के रख देगा। 1986 में पॉलिश्ड एजुकेशन पॉलिसी श्री राजीव गांधी जी ने इंप्लीमेंट किया था। 1992 में उसी एजुकेशन पॉलिसी में मूलचूल परिवर्तन करते हुए पीवी नरसिम्हा राव जी ने इंप्लीमेंट किया था, और पूरे शिक्षा व्यवस्था को स्वरूप को बदलते हुए, मैं बहुत गदगद हूं, फ्रॉम द हार्ट मैं आपको बता रहा हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या है नया शिक्षा नीति? अब चलिए पढ़ते हैं। यह शिक्षा नीति आने के बाद जो पहला परिवर्तन और सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस दिन से इंप्लीमेंट होगा, फ्रॉम दैट डे एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा और शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और ये जो है एजुकेशन, जो अभी एचआरडी मिनिस्टर कहलाते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाते हैं, वो अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। सेकेंडरी, आजादी से थोड़ा सा इसका मैं मिनिस्ट्री के नाम के परिवर्तन में भी आपको इसका छोटा सा इतिहास लेते चलूं। आजादी के पहले, आजादी से लेकर वर्ष 1985 तक इस शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन श्री राजीव गांधी जी ने इस मंत्रालय को चेंज करते हुए एचआरडी मिनिस्ट्री बनाई थी, और आज तक जो चला आ रहा है, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने के बाद वो बन जाएगा, वो बदल जाएगा। अब हम लोग कहेंगे, सेकंड अब आता है कि इससे होगा क्या, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने के बाद क्या क्या परिवर्तन आ रही है। तो हम लोग पहले समझते हैं हायर एजुकेशन में इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद क्या परिवर्तन आ रही है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा माने 12th के बाद, अभी की जो शिक्षा प्रणाली को आप देख रहे हैं, तो 12वीं के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो उसको हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा कहते हैं। उच्च शिक्षा में बदलाव क्या आएगा? पहला, ये जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हायर एजुकेशन होगा। अब जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो हायर एजुकेशन होगा, दैट विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट हायर एजुकेशन सिस्टम। अब चलिए इसको हम देसी भाषा में समझाते हैं। ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है? तो आप मान के चलिए कि अगर किसी लड़के ने बीटेक में एडमिशन लिया है, एक मिसाल के तौर पे लीजिए, एग्जांपल के तौर पे, कि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसने इंटरमीडिएट कंप्लीट की, एंट्रेंस दिया, बीटेक में एडमिशन लिया है उसने। अब अभी सीन ये है कि उसको तत्काल के शिक्षा प्रणाली में सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ना होता था, और अगर वो बीच में ड्रॉप आउट करता है तो उसका वो पूरा ईयर बर्बाद हो जाता था। लेकिन अभी के नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा कि अगर लड़के को नई बीच सेमेस्टर में भी उसके रुझान, उसकी मानसिकता किसी दूसरे
किसी दूसरे विषय के बारे में, जैसे संगीत के बारे में और किसी दूसरे विषय, आर्ट्स के किसी विषय को पढ़ने का मन कर रहा है, तो उसको क्या होगा कि एक साल अगर उसने 2 सेमेस्टर पास करी, पढ़ाई करी और उसका मन बदल गया, तो उसको 1 साल के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका वो साल बर्बाद नहीं होगा, उसको आगे चल के अगले एडमिशन में कंसिडर किया जाएगा। 2 साल के बाद अगर उसने पढ़ाई को छोड़ने का लिया है, अगर 2 साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ने का लिया है, तो उसको क्या करा जाएगा कि उसको एक डिप्लोमा डिग्री दी जाएगी, और अगर वो पूरा कंप्लीट करता है तो उसको वो पूरा पढ़ाई का फिर डिग्री हासिल किया जाएगा। तो ये है, इसको सरकारी भाषा में क्रेडिट ट्रांसफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिट ट्रांसफर कहा जाता है। मतलब कि जितने साल इन्होंने मेहनत की है, जितने साल तक इन्होंने मेहनत की है, उतने साल का क्रेडिट इनको मिलेगा। वो क्रेडिट इनका बर्बाद नहीं होगा, वो साल बर्बाद नहीं होगा। दूसरा जो है, अभी बीए, बीएससी जैसे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेस होते थे वो 3 साल के होते थे। अभी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेस होते हैं वो 3 साल के होते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद ये क्या होंगे कि जो नौकरी के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है उसके लिए ये 3 साल का होएगा। अभी जो चल रहा है वो 3 साल का ही होएगा। लेकिन जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए ये एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ग्रेजुएशन 4 साल का होएगा, और बीच में जो होएगा एमफिल करने की उसकी जरूरत नहीं है। पीजी 1 साल का होएगा और पीएचडी 4 साल का होएगा। जो एमएससी मास्टर्स करने के लिए उसको 2 साल बर्बाद करने पड़ते थे भैया, वो 2 साल उसको अब बर्बाद करने नहीं पड़ेंगे। रिसर्च के लिए अगर वो ग्रेजुएशन करेगा तो 4 साल का, नॉर्मल स्टडीज के लिए और फॉर अर्निंग करेगा, फॉर पैसे कमाने के लिए, नौकरी के लिए अगर ग्रेजुएशन करेगा तो वो ग्रेजुएशन उसका 3 साल का ही रहेगा। एमफिल जो होता था, मास्टर्स, वो 2 साल का होता था, वो अब पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 1 साल का मिलेगा उसको, और फिर पीएचडी उसको 4 साल का करना पड़ेगा। तीसरा जो हायर स्टडीज में अमेंडमेंट है, न्यू इंप्लीमेंटेशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब ये है मोट भाषा में कि इसका कोई स्ट्रीम नहीं होगा। जैसे हम 12th पास करने के बाद एक साइंस चूज करता था, एक आर्ट्स चूज करता था, साइंस के ये ऑनर्स होते थे, वो ऑनर्स होते थे, आर्ट्स का ये होता था, वो होता था। लेकिन अब जो है स्ट्रीमलेस एजुकेशन है, इसी को कहते हैं हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इन हायर एजुकेशन। अब इसमें एक चीज होएगा कि साइंस और आर्ट्स में जो एक कॉन्फिडेंस एरर आता था बच्चों में, एक प्रेस्टीज इशू आती थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते दिखेगा। हाँ, इसमें एक चीज होएगी भैया, वो एक चीज ये होएगी कि कोई मेजर और माइनर विषय होएगा स्ट्रीम में। अब जैसे हमको साइंस पढ़ते पढ़ते मन किया कि हम म्यूजिक का क्लास ले, तो उसको भी इनसाइड द एजुकेशन सिस्टम कंसिडर किया जाएगा। उसमें एक इंप्लीमेंट होएगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन है और माइनर सब्जेक्ट कौन है। ये अब जरूरी नहीं है कि साइंस का भी स्टूडेंट जो है वो हिंदी नहीं पढ़ सकता है, साइंस का स्टूडेंट जो है वो होम साइंस नहीं पढ़ सकता है, साइंस का स्टूडेंट जो है वो अदर आर्ट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता है। अब वो वाले एरर खत्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई के दौरान देखा है कि आर्ट्स के और साइंस के स्टूडेंट्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एरर होता है। अच्छा तुम साइंस के हो, अच्छा तुम आर्ट्स के हो करके। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला चेंज। सेकेंडरी जो है, कॉलेजों में एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। अब ग्रेडेड ऑटोनॉमी क्या है? एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ रांची यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और यूनिवर्सिटी ही करिकुलम कॉलेजेस पे लागू होते थे। लेकिन अब कॉलेजेस को भी एग्जाम कंडक्ट करने का इजाजत होगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, कि कॉलेज भी अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा होगा, उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी काउंसिल होगी। अब जैसे देखिए, ये जो 5वां परिवर्तन है, ये भी बहुत बढ़िया परिवर्तन है। पहले यूजीसी, एआईसीटी, बहुत सारे ऐसे मानक होते थे जो हायर स्टडीज के पैमाने को तय करते थे, रेगुलेटरी बनाई। लेकिन अब जो होएगा, इस शिक्षा प्रणाली के आने के बाद, जो नई नीति है वो आने के बाद, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होएगी जो ही डिसाइड करेगी कि क्या लागू होना चाहिए, क्या नहीं लागू होना चाहिए। अब 2-3 क्राइटेरिया डिसाइडिंग बॉडीज नहीं रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये होने के बाद क्या होगा, जैसे
ऐसे होने के बाद जो मतलब सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बाद क्या होगा फायदा, वो समझिए कि शिक्षा का एक मानक मापदंड होएगा। मतलब समझिएगा, ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मतलब यह है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो मानक और मापदंड के तहत कॉलेज शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, वही नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में उसी मानक और मापदंड से, वही रांची यूनिवर्सिटी में मानक और मापदंड से पढ़ाई करना होगा। सेकेंडरी होएगा कि एक करिकुलम सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने पड़ेंगे। टर्शियरी ये होगा कि स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो सारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अलग अलग ना कोई रेगुलरिटीज होंगे, ना अलग अलग कोई मापदंड होंगे, ना अलग अलग कोई सिलेबस होंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और ये चेंज बहुत बड़ा क्रांति लाने लाएगा हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में, इसको आप मान के चलिए। दूसरा चीज जो होगा कि जो सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा भैया, वही सिलेबस आपका रांची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि अगर आप नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी में पढ़कर, मैं गया था किसी का एडमिशन कराने महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज में, वहां पे बहुत सारे चीजों की प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये जब मापदंड आएगा हायर स्टडीज में, तो एक चीज ले चलिए कि राइट टू इक्वलिटी फॉर द एजुकेशन, जिसको कहते हैं कि हर सबको सबके सब्जेक्ट, सबको सबके रिजल्ट्स को कंसिडर करके उसका एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है हमारे शिक्षा व्यवस्था में। दूसरा चीज, अब यह भी संभव नहीं हो पाएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस अपने हिसाब से फी का व्यवस्था करें। मतलब अगर सरकारी में यह लग रहा है एक मापदंड, एक पैमाना रहेगा और सभी को एक ही फी, एक ही तरह के मापदंड से काम करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे जैसे गरीब परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर स्टडीज में पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बड़े पेमेंट, बड़े फी, बड़े खर्चे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए भैया ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बदलाव है। अब देखिए, अब एक और बहुत बड़ा बदलाव है, वो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका जैसा व्यवस्था किया गया है। वो अमेरिका जैसा व्यवस्था यह है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और वो सिर्फ साइंस की तकनीकी विषयों की शोध के लिए नहीं, आर्ट्स के भी विषयों के लिए, हिस्टोरिकल विषयों के लिए भी, मतलब हर तरीके के अनुसंधान और रिसर्च के लिए वो पैसा देगा, फंड रेज करेगा। कुल मिलाकर इतना मान लीजिए कि ये जो शिक्षा पद्धति है, हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल स्टडीज के स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार कर रहा है, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार करके बाहर लाएगा कि आप एक सपने का भारत, एक सशक्त भारत, एक विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए तैयार होकर आइए और अपने आप को झोंक दीजिए भारत के निर्माण में, अपने व्यक्तिगत चरित्र निर्माण में। ये बहुत अच्छी व्यवस्था होने वाली है। जो देख के अच्छा लगा, जो सुन के अच्छा लगा, आप देखिए ये कितना धरातल पर इंप्लीमेंट हो पाता है। मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि इसके बीच बीच जो मेरा पर्सनल अपना इंट्रोस्पेक्शन है, अपना एक सोच के आधार पर कि इसमें क्या क्या धरातल पर लाने में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा की, मतलब वो शिक्षा जो 12वीं के नीचे, नर्सरी से लेकर जो 12वीं तक दी जाती है शिक्षा व्यवस्था, उसमें ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आएगी, उस नई शिक्षा प्रणाली के आने के बाद स्कूली शिक्षा में क्या क्या बदलाव आएंगे, वो समझते जाइएगा। अभी का जो हमारा एजुकेशन, अभी मैं आने वाले शिक्षा प्रणाली को अभी के प्रणाली के साथ रिलेट कर करके समझाते चलूंगा, बताते चलूंगा आपको। यह है कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो है हमारा 10+2 का एजुकेशन सिस्टम। मतलब नर्सरी से लेकर 10वां तक आप पढ़ें, 10वां में एक बोर्ड की एग्जाम होती है, उसके बाद आपको स्ट्रीम चुनने की आजादी मिलती है, उसके बाद आप आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, फलाना ऑनर्स, ठिकाना ऑनर्स लेकर पढ़ाई करते हैं और फिर 11th और 12th आप पढ़ते हैं, जो कि अब वैसा होने वाला नहीं है। अब क्या होएगा, अब होएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब होएगा 5+3+3+4 वाला एजुकेशन सिस्टम लागू होएगा। अब ये 5+3+3+4 ये एजुकेशन सिस्टम क्या है? अब इसमें यह है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को एक समान माना जाएगा। पहले 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को एक समान माना जाता था, लेकिन अब 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को एक समान माना जाएगा। और अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है 10+2 की है, और ये 5+3+3+4 का पॉलिसी क्या है इसको समझिएगा। अभी क्या व्यवस्था के हिसाब से समझते हैं। पहले का 5 साल मतलब 5,
ये जो पहला 5 साल है वो नर्सरी, प्री प्राइमरी +1 +2 +3 के स्टेज का है। प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी, केजी वगैरह वगैरह जो होता है वो है प्री प्राइमरी स्टडीज। उसके बाद प्री प्राइमरी 1 2 3, इसको लेकर पहला 5 है, जिस स्टेज को हमारे नई शिक्षा नीति के अनुसार फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। सही बात है, ये फाउंडेशन स्टेज भी है। और इस स्टेज में क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसके रुचि के अनुसार से उसके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। खेल खेल में उसको सारी कहानियां समझाई जाएगी और इसको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अलग तरह से ट्रेनिंग भी होएगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षक को जानकारी होएगी ना इसकी, तभी तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे। सेकेंड क्या है, दूसरा जो 3 है उसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 आता है। फिर उसके बाद वाला जो 3 है 5 + 3 हो गया। फिर जो दूसरा 3 है उसमें 6, 7, 8 आएगा और जो 4 है उसमें 9, 10, 9 से लेके 12 तक की स्टडीज होंगी, जिसको माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। तो ये है 5 + 3 + 3 + 4 वाली शिक्षा व्यवस्था। अब चलिए इसको और थोड़ा अब जैसे इसमें क्या है कि 9 से लेकर जो 12 तक की लास्ट जो 4 है उसमें विषयों को बहुत गहराई से समझाया जाएगा और मल्टी स्ट्रीम की पढ़ाई होगी। अब इसमें आपको चयन करने का आजादी नहीं है। जैसे आप 11वां में जाके केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ते थे, साइंस स्ट्रीम लेते थे, आर्ट्स लेते थे, हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ते थे, अब वो वाली आजादी नहीं है। अब आपको मिलेगा आजादी, जो मिलेगा वो मल्टी सिस्टम पढ़ाई होगी 9 से लेकर 12 तक। उसमें जो केमिस्ट्री ऑनर्स लिया हुआ स्टूडेंट, मेजर स्ट्रीम लिया हुआ स्टूडेंट है, वो अगर ज्योग्राफी में रुचि रखता है तो उसका जियोग्राफी भी उसका एज ए सब्जेक्ट कंसिडर होगा और उसी तरीके से इसको सब्जेक्ट में शामिल किया जाएगा जिस तरीके से उसके सब्जेक्ट में अदर साइंस सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। मतलब इसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा। अगर उसको स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्पोर्ट्स की भी उसको एज ए सब्जेक्ट ही ग्रेडिंग मिलेगी, ना कि एज ए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ग्रेडिंग मिलेगी। अब तीसरा चीज जो बदलाव है वो है कक्षा 1 से लेकर 6 तक के बच्चों को लिखना पढ़ना ही सिखाया जाएगा मेजर रूप से। इसकी ध्यान रखी जाएगी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के बच्चों को लिखने पढ़ने की, जो कि 6 से 9 साल के बच्चों को हैं, उनको लिखने पढ़ने बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, इसका जोर दिया जाएगा। और इसके लिए नेशनल मिशन भी बनाया जाएगा ताकि इन सभी बच्चों को लिखने पढ़ने बहुत अच्छे से आ जाए। अब देखिए अब क्या है अगला, चौथा जो बदलाव है वो है कक्षा 6 से ही फ्रॉम क्लास 6, बहुत बड़ा बदलाव है, इसको समझते जाइएगा। फ्रॉम क्लास 6 वोकेशनल कोर्सेस, जो वोकेशनल कोर्सेस हैं, जो कि प्रोफेशनल स्टडीज के कोर्सेस हैं, जो ग्रेजुएशन के 12th के बाद इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो क्लास 6 से ही मेजर और माइनर तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा ताकि बच्चे 6 से लेकर के 12 तक में ही स्किल्ड हो जाएं। उनको जो कि जिस पे मैं जिसको लेकर मैं हर बार, जिससे भी मेरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात होती थी, उससे मुझे ये बहुत जबरदस्त बहस होता था कि नहीं हमारे यहाँ कोई स्किल्ड एजुकेशन नहीं है। तो फ्रॉम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ही स्किल करने की व्यवस्था की जा रही है वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके। तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बदलाव है, क्योंकि जब आप 12th करके जब आप निकलते हैं 10 + 2, 5 + 3 + 3 + 4 वाले सिस्टम से अब आप निकलेंगे तो आप एक स्किल्ड हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज भगवान करे आप पढ़े, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आपके हाथ में एक स्किल होगा, आपके हाथ में एक कला होगा जिससे आप अपना जीविकोपार्जन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप कागज में इसको बहुत छोटा देखते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में यह बदलाव बहुत मायने रखने वाला है। अब दूसरा चीज यह है कि वोकेशनल स्टडीज के दौरान फ्रॉम क्लास 6 जो वोकेशनल कोर्सेस इंट्रोड्यूस होंगे, उस वोकेशनल कोर्सेस के दौरान बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। अब इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा तो जैसे उनको स्किल दिया जा रहा है कारपेंटरी का, किसी को ITI का स्किल दिया जा रहा है कि आपको लाइन जोड़ना है, ट्रैक कैसे ठीक होता है, लॉन्ड्री कैसे चलता है वगैरह वगैरह का, तो उनको इंटर्नशिप का प्रयोजन दिया गया है। अब इंटर्नशिप से क्या होगा कि वो लॉन्ड्री वाले के पास जाकर लॉन्ड्री का काम समझेंगे, वो गोल्ड स्मिथ के पास जाकर सोना बनाने का काम समझेंगे, वो हथौड़ा चलाने वाले के पास, आयरन स्मिथ के पास जाकर वो लोहे का काम सीखेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनको उनके मेहनत और उनके श्रम को समझने का मौका मिलेगा, उनको यह समझने का मौका मिलेगा कि यह काम होता कैसे है। उनके हाथ में एक ऑलरेडी 12th पास होने के पहले स्किल आ जाएगा। सेकेंडरी, हमारे देश में ना
श्रम जिसको आप कहते हैं, श्रम का तवज्जो बहुत कम दिया जाता है। श्रम का तवज्जो कम दिया जाता है मीन हमारे यहाँ अमीरों का काम और गरीबों का काम बांटा हुआ है। हमारे घर में जो पेंट करने आता है उसके काम को हम गरीबों का काम कंसिडर करते हैं। हमारे यहाँ जो मोची हमारा जो जूता सिलता है उसको हम गरीबों का काम कंसिडर करते हैं हम। और तो ये जो है बांटा गया है, श्रम का हमारे यहाँ इज्जत कम है। तो इससे क्या है, उसको समझ में आएगा कि इसमें भी उतना ही तरह का श्रम लगता है। वो जो बच्चा जो तैयार हो रहा है उसके अंदर सबके काम को लेकर इज्जत डेवलप होगी, उसके दिमाग में सबके काम का सम्मान डेवलप होगा। तो समाज में ये जो खाई है ये भी कहीं ना कहीं ये नई एजुकेशन सिस्टम पाटने का काम करेगी। जो अलग बदलाव है वो है कि 6ठी क्लास से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का प्रावधान है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। मतलब उनको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना है, उनसे उसके ऊपर प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह करके उनको प्रैक्टिकल, मतलब एक कंप्लीट लड़का तैयार कर रहे हैं हम ऐसा, जो कि 12th के बाद कंप्लीट स्किल्ड लड़का हो, जो कि जाके सीधे काम भी ज्वाइन कर सकता है अगर उसको करने का मन हो तो ये स्किल्ड एजुकेशन की तरफ बहुत बड़ा कदम है हमारी भारत की सरकार का, तो जो कि बहुत अच्छा है। और जो सबसे बड़ा बदलाव है जो हम इंटरनेशनल फोरम पे अपने आप को स्थापित करेंगे जिस बदलाव की वजह से, वो बदलाव यह है कि फ्रॉम क्लास 6 कंप्यूटर को इनपुट करके बहुत बड़े स्तर पर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी हमारे बच्चों को। जब उनको कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी ना भैया, तो वो शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी और नई नई बदलावों, नए नए अपग्रेडेशन, नए नए अपडेटेशन से वो कंप्लीट वाकिफ रहेंगे। तो इंटरनेशनल फोरम पे वो हेड टू हेड मिला के काम करने का काम करेंगे। तो ये जो 6 क्लास से कोडिंग को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और प्रोजेक्ट मॉड्यूल लर्निंग का भी इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। अलग 6ठा जो बदलाव है वो है स्कूलों के सिलेबस को कंप्लीट बदल दिया जाएगा और नए सिरे से पाठ्यक्रम डिजाइन की जाएगी जो कि समान होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए। सेम कंट्री, सेम एजुकेशन सिस्टम, सेम सिलेबस। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा हमारे शिक्षा व्यवस्था में। 5वें क्लास तक के बच्चों को, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है, वो ये है कि 5वें क्लास तक के बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाए जाने का प्रयोजन दिया जाएगा स्कूलों को। हमारे बच्चे तो CAT, CAT, BALL बॉल जानते हैं, लेकिन ब लाला संयुक्त और हर्षिकार बिल्ली नहीं जानते हैं। तो वो लाला संयुक्त आकार बल्ला वो उनको समझाना होगा। तो ये मातृभाषा में जो 5वीं तक के पढ़ाई को जोड़ देना है, ये बहुत बड़ा बदलाव है एजुकेशन सिस्टम में हमारे भारत के, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि बहुत प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा हमारे देश में। बोर्ड को लेकर जो हमारे बच्चों में एक बहुत बड़ा तनाव होता था कि 10वां के बाद बोर्ड देना है, जिसके वजह से हम तरह तरह का हताहत का भी मामला सुनते थे कि बोर्ड का रिजल्ट खराब होने के बाद हमारे बच्चों ने ये कर लिया वो कर दिया, जो कि बहुत गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो बोर्ड का भी टेंशन हमारी सरकार ने खत्म कर दिया। हर साल में 2 बार 6-6 महीने पे बोर्ड की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के भी प्रावधान रहेंगे। और एक जो बहुत मजेदार बदलाव है जो कि आप सुनकर आप भी हैरान होंगे, मैंने भी पढ़कर हैरान हुआ था, और भगवान करे ये इंप्लीमेंट हो ताकि हमारे बच्चों के ऊपर जो तनाव है वो कम हो। वो ये बदलाव है कि हमारे बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड आता है, तो आजकल जो रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें फलाना सब्जेक्ट में ये, फलाना सब्जेक्ट में ये, साइंस में ये, मैथ्स में ये, हिस्ट्री में ये, ज्योग्राफी में ये, फलाना में ये, सोशल साइंस में ये, पॉलिटिकल साइंस में ये आकर के आ जाता है उनका रिपोर्ट कार्ड। लेकिन अब ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड में 3 कॉलम्स बने हुए होंगे। पहला कॉलम जो होएगा वो कॉलम होएगा जो शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा विथ अंक मार्क। दूसरा कॉलम होएगा कि बच्चा अपना खुद असेसमेंट करके उसमें अपना अंक देगा कि मैं किस स्थान पर बैठता हूं। बच्चे का असेसमेंट का कॉलम होएगा कि आप खुद को असेस करके मूल्यांकन अपना खुद करके उसमें नंबर दीजिए। और तीसरा जो कॉलम है उसमें वो है कि उसके सहपाठी के द्वारा असेसमेंट करके मार्क्स दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत मजेदार बदलाव है। स्कूल के बाद कॉलेज में जो 10वां परिवर्तन, जो मेजर परिवर्तन है, मैं मेजर परिवर्तन की बात कर रहा हूं कि 10वां जो परिवर्तन है वो ये है कि स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जाएगी और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। और बच्चा स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसके पास स्किल होगा, उसके पास इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी का एक माध्यम होगा,
जो अर्निंग का उसका आधार बनेगा, यही है ये कुल मिला के जो मोट तौर पे जो शिक्षा व्यवस्था में जो मूलचूल बदलाव, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन बदलाव है वो कुछ ये है। इसमें अगर कुछ छूट गया हो, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज मेरे मैसेंजर में आकर करिएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सरकार के आंकड़े के हिसाब से हमारे लगभग सरकारी स्कूलों का हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, लगभग स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक हैं वो भगवान की दया से बहुत अच्छे हैं। कुछ शिक्षक अपनी ड्यूटी को किस तरीके से निभा रहे हैं वो भी जान रहे हैं। कुछ शिक्षक बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो मेहनत करके सरकारी स्कूलोों का इज्जत बना के रखे हुए हैं। अभी तक एक और जो बड़ा बदलाव है कि शिक्षा में जीडीपी का 6% पूरे जीडीपी का खर्च होगा, जो कि पहले 4.3% के समथिंग खर्च किया जाता था। तो जीडीपी का जो शिक्षा में खर्च है वो भी टोटल जीडीपी का 6% बढ़ा के कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन अगर ये समूला धरातल पर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना है जो कि एकदम होना चाहिए हमारे भारत जैसे राष्ट्र में, जो भारत विश्वगुरु बने, जो भारत हब ऑफ माइंड्स बने, जो भारत हब ऑफ एजुकेशन बने, जो भारत हब ऑफ इनोवेशन बने, जो भारत हब ऑफ क्वालिटी बने, क्वालिटी एजुकेशन बने, उसकी परिकल्पना का ये एक तैयारी है। और जिसमें बहुत सारे रोड़े भी अभी आएंगे, हमारे सरकार को फेस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं सरकार इसको कब तक इम्प्लीमेंट करती है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब ये जाएगा, पास होगा, देखिए क्या होता है। और जो भी भाई जुड़े सबका तहे दिल से धन्यवाद। सबका तो नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था इन बिटवीन कि एक भाई अपना नाम लेने के लिए कह रहे थे, जिनका नाम है पंडित मनोज ओझा जी। आप बहुत धन्यवाद भाई जुड़ने के लिए। बाकी सभी भाइयों का, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और अगर कहीं कुछ बच गया होगा तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। मेरे को भी, मेरा ये फेवरेट एजुकेशन मेरा फेवरेट विषय है, जिसके बदलाव के लिए मैं 24 घंटे बात करता था। जो मिलता था मैं उससे बात करता था। मेरे अंदर भी एक आग था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और सतीश भैया अगर मुझे सुन रहे होंगे तो बदलाव हो गया भैया। जिस बदलाव की हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन गाड़ी में, जो हाईकोर्ट के वकील साहब से हम लोग चर्चा कर रहे थे, पिंकू भैया थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूं मैं। अब ये धरातल पर अगर समूला उतर जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नए भारत, सपनों का भारत के निर्माण में हमारी इस सरकार का। जो भी भाई जुड़े सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।